क्या आपको भी डॉक्टर्स की ओर से लिखी गई पर्ची प्रिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आता? और अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। कई बार डॉक्टर्स की लिखी दवाओं के नाम पर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, उसे समझना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार फार्मासिस्ट के लिए भी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि प्रिस्क्राइब किया तो किया क्या गया है। हाल ही में एम्स ने डॉक्टर्स की पर्ची लिखने की जो प्रवृत्ति होती है उस पर एक स्टडी की और उसमें ये पाया कि 50% यानी कि हर दूसरा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नियमों के तहत काम नहीं कर रहा है। और यही नहीं, कई पर्चियों में तो आधी अधूरी जानकारी दी गई है। एम्स की स्टडी में 10% पर्चियां तो ऐसी मिली हैं जो नियमों के विरुद्ध थी और जिसकी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिर डॉक्टर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? इसकी वजह क्या? इसका विश्लेषण होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहा हूं खास मेहमान के साथ। एम्स के सर्वे ने सरकारी अस्पतालों की पोल खोलकर रख दी है। एम्स दिल्ली ने एक रिसर्च में पाया कि ज्यादातर डॉक्टर्स के लिखे प्रिस्क्रिप्शन काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, जबकि मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक डॉक्टरों के लिए दवा की पर्ची पर पूरी जानकारी साफ साफ लिखना जरूरी होता है। इस स्टडी के मुताबिक डॉक्टरों द्वारा लिखा गया हर दूसरा प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन के अनुरूप नहीं मिला। कुछ पर्चियां तो ऐसी मिली जो मानक इलाज की गाइडलाइन से बिल्कुल ही अलग थी। यही नहीं, इनमें से 10% पर्चियां तो ऐसी थी जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। एम्स ने यह स्टडी अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2020 के बीच की थी। इसमें कुल 4,838 प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स की स्टडी की गई, जिसमें पता चला कि आधे प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स कंफ्यूजन पैदा करने वाले थे। इस स्टडी में यह भी जानने की कोशिश की गई कि मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स का लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ता है। स्टडी में पता चला कि प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स स्पष्ट नहीं होते। इसमें कई बार कई दवाइयां बिना मतलब की लिख दी जाती हैं। ऐसी दवाइयां जिसकी मरीज को जरूरत ही नहीं होती, जिसके चलते पेशेंट पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इसके अलावा बिना जरूरत के इन दवाइयों को खाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक डॉक्टरों द्वारा गलत दवाई या गलत खुराक लिखना मरीजों के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है। गलत प्रिस्क्रिप्शन लिखने से ट्रीटमेंट फेल हो सकता है, रिकवरी का समय बढ़ सकता है, मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ सकते हैं। यही नहीं, मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। यही नहीं, जरूरत से ज्यादा दवा लिखने से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है, आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स पर बुरा असर पड़ सकता है, ऑटो इम्यून बीमारियां पैदा हो सकती हैं, दूसरी नई बीमारियां हो सकती हैं और तो और गैस की दवाओं से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टरों के गलत प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ मेडिकल काउंसिल को कड़ी गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है, ताकि गाइडलाइन फॉलो नहीं करने वाले डॉक्टर या हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, क्योंकि ये मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के और अब जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका हमारे शो पर। ये अब एक सर्वविदित तथ्य सा हो गया है सर, इससे पहले ICMR ने भी फ्लैग किया था इस तरह की बातों को। ऑफ कोर्स उस स्टडी में भी एम्स शामिल था और एक बार फिर से ये सतह पर आ गया है इस स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं। कितना खतरनाक आप इसे मानते हैं सर, और क्या ये वाकई में इंटेंशनली होता है, जानबूझकर गुमराह करना, कंफ्यूजन करना, या फिर ये सामान्य सी प्रवृत्ति है एक डॉक्टर की लाइफ में? दीपक जी धन्यवाद और इस चर्चा को रखने के लिए। जानबूझकर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो और कारण इसमें बताए गए हैं वो कारण तो होते हैं। जैसे बहुत सारे चिकित्सकों को एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस की जानकारी नहीं होती है। कोई दवाई की मात्रा कितनी दी जाए और उसके लिए क्या प्रिकॉशन लिए जाए, उसका अभाव होता है, या फिर वो जल्दी में लिखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रोगी हैं सरकारी अस्पतालों में ख़ास तौर से,
तो इसलिए वो कई बार ओरली बता देते हैं पेशेंट को, भाई इसको खाना खाने के बाद ले लेना, खाली पेट ना लेना। मैं भी कई बार ये कहता हूँ, और उसमें हो सकता है ना लिखा हो प्रिस्क्रिप्शन में कि आफ्टर मील्स ये दवा, या ये खाली पेट लेनी है ये दवा। तो प्रिस्क्रिप्शन एरर्स जो हैं वो नोन है पूरी दुनिया में, और विकसित देशों में भी ऐसा होता है, लेकिन उसके कई बार परिणाम बहुत गंभीर हो जाते हैं। इसमें भी कोई मैं समझता हूँ संदेह नहीं है कि यदि हम पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, जो भी हम दवाई लिख रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, तो जैसे लीड स्टोरी में आपके बताया गया, उसके जो दुष्परिणाम हैं वो सामने आएंगे। अब इसका जो मुख्य कारण मैं मानता हूँ, एक तो लोगों को ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं, अनिवार्य नहीं है हमारे मेडिकल प्रोफेशन में कि लोग अपने को अप टू डेट रखें, अपने को पूरी जो जानकारी है, एकदम जो नई जानकारी है उसके विषय में बोलें। तो इसके लिए जैसे आप कहिए सीएमई क्रेडिट्स, अब हमारी 2 लाइसेंसिंग जो बॉडीज हैं, जिनमें एक एनएमसी है और एक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, तो इन दोनों ने ही सीएमई क्रेडिट्स को अनिवार्य नहीं किया हुआ है। केवल मैं समझता हूँ देश में एक महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल है जिन्होंने कुछ हद तक जो ये सीएमई क्रेडिट्स हैं इनको मान्यता दी है और वो अनिवार्य किया हुआ है। सीएमई क्रेडिट्स क्या होता है सर? उसका ये होता है कि भिन्न भिन्न विषयों में जो जनरल फिजिशियन है या जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं। वो आईएमए भी करती है, हर जिले में आईएमए की एक ब्रांच होती है। वो बहुत सारे संस्थान भी उसका आयोजन करते हैं। तो ये, और कई बार तो कंपनी वाले अपनी दवा को प्रमोट करने के लिए वो भी रख लेते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं, और उसमें यानी कि अपने प्रोफेशन में जो अपडेट्स हैं उनसे आप भी अपडेट रहे, डॉक्टर भी अपडेट रहे, कंटिन्यूएशन बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सब इतना इंफॉर्मेशन रोज आती है और दवाइयों, इतनी नई दवाइयां आती हैं, उसके बारे में अप टू डेट जानकारी अगर हम सीएमई नहीं उसमें नहीं सम्मिलित होंगे तो बहुत सारी नहीं हमको जानकारी मिलती है, और उसके लिए पढ़ना पड़े। या तो आप पढ़िए, बहुत सारा पढ़िए रोज जी, और उसके पढ़ने से आपको जानकारी हो जाएगी। या फिर आजकल इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपको किसी दवा के बारे में नहीं पता है, जैसे मुझे अब कार्डियोलॉजी की क्या दवाइयाँ हैं मुझे नहीं पता, उसके विषय में मैं प्रिस्क्राइब भी नहीं करता, लेकिन बहुत सारी ट्रेड नेम्स, जैसे पीछे ये भी चर्चा चली थी कि जेनेरिक लिखा जाए या जो कंपनी का नाम है वो लिखा जाए, तो बहुत सारे कंपनी के नाम की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होती हैं और उनके मुझे भी नहीं पता होता कि इस दवाई में कौन सी दवाई है। तो मैं इमीडिएटली जो गूगल पे जाके और उसको चेक करता हूँ कि इसमें कौन सी दवाई है, कितनी मात्रा में है, क्या है, क्यों दी जा रही है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, चाहे वो कार्डियोलॉजी की हो, न्यूरोलॉजी की हो या और किसी चिकित्सक ने लिखी हो। तो इतना प्रयत्न तो लोगों को करना चाहिए, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन एरर्स होती हैं, और इसमें बहुत बार ये भी होता है कि अगर जैसे आपने कहा कि वो पढ़ाई नहीं समझ में आती, प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा है मैं भी नहीं पढ़ पाता बहुत बार अपने ही सहयोगियों के क्या उन्होंने लिखा है जी। तो इसके लिए ये है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए उसको, या आजकल सबके पास लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं क्लिनिक्स में, और आजकल छोटे छोटे वो भी बन गए हैं, एप्लीकेशंस भी आ गई हैं जो आप क्लिनिक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो प्रिस्क्राइब उस पर आप कर सकते हैं, जो टाइप आएगा जब आप कंप्यूटर से करेंगे तो, और उसका प्रिंट आउट निकाल के रोगी को दे दीजिए। ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अभी होने लगा है, जहाँ पे मैं अभी एब्सोल्युटली सर, वहाँ पे भी होता है ये। तो रोकने के लिए भी एक इंटरेस्टिंग इसमें सर जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ज़्यादातर जो डेविएशन है रूल्स का वो कम्युनिटी मेडिसिन में है, फिर ईएनटी और पीडियाट्रिक्स में भी है। इसमें पॉसिबल रीज़न शायद ये भी बताया जा रहा है कि जो ओपीडीज होती हैं वो दे आर रन बाय जूनियर डॉक्टर्स, तो शायद उनको तो सर, अब हालांकि इसमें 4 से 18 साल का एवरेज पीरियड दिया हुआ है,
अब ज़्यादा जो जिनको अनुभव है डॉक्टर्स, उनसे तो हम ये अपेक्षा नहीं करते कि वो एकदम इस तरह की लैंग्वेज लिखेंगे, बट जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको तो सर कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए कि वो अभी से ये समझें कि साफ सुथरे शब्दों में लिखा जाए ताकि वो समझ में आए। बिल्कुल, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और जितने भी डॉक्टर बन रहे हैं, इंटर्नशिप के दौरान कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, उसको लेजिबल या पढ़ने योग्य कैसे रखना है, क्या आपके पास साधन है जिससे आप कंप्यूटर पे लिखें और प्रिंट आउट निकाल के दे दें, वो भी उपयोग में लाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि ये तो हो सकता है इन लोगों ने इन जो ईएनटी, पीडियाट्रिक्स और कम्युनिटी मेडिसिन में, जैसे आपने कहा, केवल इन्हीं विषयों के चिकित्सकों को जो विशेषज्ञ हैं उनको उनके प्रेस्क्रिप्शन देखे हों, लेकिन ये और दूसरे स्पेशलिटीज में भी हो सकती है ये इस तरह की जो एब्सोल्युटली सर। एक गंभीर जो इसमें बात है सर, और ये मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि इसमें जो अननेसेसरी जो ड्रग्स हैं या कॉम्बिनेशंस हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन की भी बात कही गई है, और ख़ास तौर से मेरे ख्याल से पैरासिटामोल और लीवीसिट्राजिन जो कि ट्रीट करती है कोल्ड और रनी नोज को। इसके अलावा जो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं उसमें भी मेरे ख्याल से एक दो दवाइयों का इसमें जिक्र है, और उसमें से भी अगर मैं इसको सही पढ़ पा रहा हूँ तो मेरा ख्याल है रेबिप्रिजोल और डेमोप्रिडोन, अगर मैं इसका सही उपयोग कर पा रहा हूँ। हाँ जी, रेबिप्रिजोल और रेबिप्रिजोल है। हाँ जी सर, जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, जो एब्सोल्युटली हम लोग आजकल प्रिस्क्राइब करते हैं यदि कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक ले रहा है या दर्द निवारण की कोई दवा ले रहा है। और ये अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटाप्रिजोल भी इसमें कहा गया है सर। मैंने वही बताया, पेंटाप्रिजोल, रेबिप्रिजोल, ये दो जो है इनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहा जाता है जी, और ये दवाइयाँ गैस्ट्राइटिस को रोकने के लिए दी जाती हैं, क्योंकि कोई भी दर्द निवारण की जो दवा हम लेते हैं या एंटीबायोटिक लेते हैं, उससे गैस्ट्राइटिस, जो पेट का जो हमारा लेयर है जो अंदर मिकोजा जिसे कहते हैं, उसमें अल्सर बनने की संभावना रहती है, या दांतों में भी अल्सर बनने की संभावना रहती है, और अगर एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वो संभावना बढ़ जाती है। तो वो एसिड को कम करने के लिए देते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूं कि दवाइयों का बहुतायत में उपयोग होता है जो नहीं होना चाहिए। ओवर यूज जिसे हम कहते हैं, मिसयूज कहते हैं, अब्यूज कहते हैं, एंटीबायोटिक का खास तौर से, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है जी, वो बहुत चिंता का विषय है, और ये सबको विदित है इस बात को। तो इसलिए प्रेस्क्रिप्शन, अब हमारे केमिस्ट भी जो भी जाता है कोई दवाई दे देते हैं, कोई भी मांगता है, वो कभी भी प्रेस्क्रिप्शन को उतना गंभीरता से लेते नहीं है, देखते नहीं है कि प्रिस्क्राइब हुआ है, पेशेंट गया, उसने मांगा और वो खट से दे देते हैं। और इसमें दीपक जी मैं एक चीज आखिर में कहूंगा जी सर, इसमें गलत दवा भी केमिस्ट से कई बार मिल जाती है। एक मुझे बिल्कुल ध्यान है, मेरे पत्नी की तरफ से एक रिश्तेदार थी, लड़की थी, यंग लड़की थी, जम्मू वैष्णो देवी गए थे जी, और जब वो उसको दस्त लग गए तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने दवा मांगी तो दो दवाइयां एक सी भी नाम की हो सकती हैं, जैसे एक डाउनिल होती है एक दवा, एक डिपेंडोल होती थी। ये मैं थोड़े समय पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जो केमिस्ट है उसने अपनी मर्जी से डिपेंडोल की जगह डाउनिल दे दी उस लड़की को, जो शुगर कम करने के लिए खाते हैं। और समझ लीजिए, अगर डिपेंडोल तो दस्त रोकने के लिए होती है, और उसका क्या नतीजा हुआ कि वो लड़की हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई, ब्लड शुगर उसका एकदम कम हो गया और उसको ब्रेन डैमेज हो गई, एंड फाइनली शी डाइड अ फ्यू इयर्स लेटर। तो ये इतने गंभीर परिणाम हो जाते हैं अगर हम दवा को ठीक से प्रिस्क्राइब ना करें, और गलत दवा अगर केमिस्ट दे देते हैं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके परिणाम वाकई में जानलेवा हो सकते हैं। और एरर्स जो होती हैं मेडिकल, उसमें एरर्स एक किताब है टू एयर इज ह्यूमन, और उसमें यूएसए की फिगर है कि 98,000 पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दीज एरर्स। माय गॉड, ये डॉक्यूमेंटेड है, और आप समझ सकते हैं भारत में तो कोई डॉक्यूमेंट इसका है नहीं,
तो हम लोगों को इसमें बहुत गंभीरता से एनएमसी को भी, नेशनल बोर्ड को भी इस पर नियम बनाने चाहिए कार्यशालाओं के लिए, और मैंडेटरी करना चाहिए सीएमई क्रेडिट्स को कि लोग जाके अटेंड करें। और कुछ लोग स्वतः जाते हैं, लेकिन इसके लिए जब आप सीएमई क्रेडिट मैंडेटरी कर देंगे तो कुछ तो जाके वहां पे बैठेंगे, सुनेंगे, कुछ जानकारी उनको होगी। तो ये उससे बेटर है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अपनी मर्जी से, अपने याददाश्त से वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। एब्सोल्युटली सर। और आईसीएमआर ने ये जो 13 रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन सेंटर, RUMC जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शन इशू हो रहे थे, और ये जो टर्शरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज जितने हैं वहाँ पर ये किया है। मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा स्वरूप भी आना चाहिए। सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल दिया, कैसे छोटे छोटे एरर जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। एरर तो उनको नहीं बोलना चाहिए, इनको तो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लंडर्स बोलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है, लेकिन ऐसी स्टडीज़ होनी चाहिए ताकि प्रिस्क्रिप्शन में थोड़ा इधर से उधर कैसे ज़िंदगी और मौत का फ़र्क पता बन जाता है, इसकी गंभीरता हर कोई समझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थी हमारी आज की दूसरी कवर स्टोरी।